वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। और दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं जो है टाइप ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। इंडिया में इमरजेंसी कितने प्रकार के हैं और किन आर्टिकल्स में उनका प्रावधान है, साथ ही इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इमरजेंसी जानने से पहले, कितने टाइप है ये जानने से पहले, हम लोग ये जानेंगे कि इमरजेंसी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, जो आपका इमरजेंसी का मीनिंग होता है वो as the failure of social system to deliver reasonable conditions of life। जब भी एक सोशल सिस्टम लाइफ का कंप्लीट करने में, लाइफ को जीने में, लाइफ सर्वाइव करने में, जो भी सोशल सिस्टम है वो उसका रिक्वायरमेंट, वो उसका नेसेसरी चीज़ पूरा नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी। मतलब एक लाइफ जीने के लिए जो सोशल सिस्टम बना हुआ है, जब वो फेल कर जाता है, सोशल सिस्टम जो लाइफ का प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, मतलब कि एक सोशल लाइफ जीने के लिए जो भी सोशल सिस्टम बना है, जो समाज के दायरे हैं, कुछ कायदे कानून हैं, जब वो लाइफ को सही ढंग से प्रोसीड नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, इमरजेंसी हो जाता है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इमरजेंसी तो हो गया, तो जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसको बनाने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने काफ़ी मुशक्क़त की थी, और कई देशों का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कुछ कुछ अच्छे अच्छे चीज़ों को लेके इस बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी एक देश से लिया गया है, तो वो कौन सा देश था, वो देश था जर्मनी। जर्मनी से प्रेरित होकर ये कॉन्स्टिट्यूशन को, ये इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है, और ये आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है। तो एक्चुअल में इमरजेंसी में क्या हो जाता है, जब भी किसी देश में क्या, जब इंडिया में इमरजेंसी लगता है तो होता क्या है ना, कि जैसा आपको पता है, जो अगर कोई भी कंट्री का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, दो तरीका का होता है। एक होता है फेडरल, दूसरा होता है यूनिटरी। यूनिटरी में क्या होता है, जितने भी सारे पावर्स रहते हैं वो यूनियन के पास रहते हैं, और जो फेडरल रहता है उसमें क्या होता है, जितने भी पावर्स रहते हैं वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। इंडिया में क्या है भाई, इंडिया में दोनों टाइप से चल जाता है। कभी कभी इमरजेंसी में क्या हो जाता है, पावर आपका यूनियन के पास चल जाता है, कभी फेडरल रहता है, पावर तो डिस्ट्रीब्यूशन है, मगर कुछ पावर का कुछ इधर उधर प्लस माइनस है भाई। तो इंडियन क्या है, क्वासाई फेडरल है, जिसमें स्टेट को तो पावर दे दिया गया ना। जैसे कि देखो, यूनिटरी में क्या है, फेडरल में क्या होता है कि आपका स्टेट अलग पावर है, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, साथ ही अलग फ्लैग भी होता है। ओके, ताकि जो आपका सेंट्रल है वो स्टेट में आपका कानून वगैरह ना बना सके, उसको इम्पोज ना कर सकते, और इसलिए वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है वो रिजिड होता है। और इंडिया में क्या हो जाता है भाई, इंडिया में इसका ज़रूरत क्यों पड़ा था, पहली बात, इंडिया में जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर का ज़रूरत क्यों पड़ा था, तो जब पार्टीशन हो रहा था आपका पाकिस्तान का, तभी इस चीज़ को महसूस कर लिया गया था कि बाद में भी हो सकता है कुछ स्टेट ऐसे हो जाए जो खुद को अलग करना चाहे। तब क्या किया गया कि नहीं भाई, अपन फेडरल स्ट्रक्चर लेंगे, मगर कुछ लिमिटेशन डालेंगे कि हाँ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा इंडिया, मगर तुम एक स्टेट अपने आप को इंडिया से अलग नहीं कर सकता। ओके, एक स्टेट खुद को इंडिया से अलग नहीं कर सकता। इंडिया क्या होगा, क्वासाई फेडरल होगा और यूनियन ऑफ स्टेट होगा। आगे हम लोग अगर देखते हैं, तो जो आपका इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका इमरजेंसी का प्रोविज़न है, वो अथॉरिटी किसके पास है, जो इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, प्रेसिडेंट के पास है। और इंडिया में जो आपका इमरजेंसी लगता है वो 3 तरह का इमरजेंसी है। पहला आर्टिकल 352 में है, दूसरा 356 में है, फिर तीसरा आर्टिकल 360 में। जो आपका 352 में जो आर्टिकल में है वो कौन सा है, नेशनल इमरजेंसी। जो आपका 356 आर्टिकल में है वो है आपका स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और जो आपका आर्टिकल 360 है वो आपका क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो भाई, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो आज तक अपने देश में लगा नहीं है, और होप सो कि कभी ऐसा सिचुएशन ना आए जब हमारे देश में लगे। मगर जो अभी सिचुएशन चल रहा है देश में, वित्तीय क्राइसिस का, जो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड, तो इससे कुछ हद तक क्लोजर तो जा रहे हैं, मगर होप सो सब कुछ बैलेंस हो जाए आज के टाइम में। आर्टिकल 352 हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 352 क्या कहता है। ये आपका किससे रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। और ये क्या कहता है, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर एग्जिस्ट अ ग्रेव सिचुएशन वेर इन द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री इज थ्रेटेंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, पहला वार्स, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा आपका आर्म रिबेलियन। तो भाई, जो आपका अगर प्रेसिडेंट ये सेटिस्फाइड करता है, उसको ऐसा लगता है कि जो आपका देश का जो कंडीशन है, जो देश में सिक्योरिटी है
वो अफेक्टेड हो रहा है और ख़तरे में है सिक्योरिटी ऑन दी किसके ग्राउंड पे, वार के ग्राउंड पे, एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे और आर्म रिबेलियन के ग्राउंड पे। तो आर्म रिबेलियन जो था वो सबसे पहले क्या था, पहले ये आर्म रिबेलियन नहीं हुआ करता था, ये अमेंडमेंट के बाद हुआ था आर्म रिबेलियन। पहले ये होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, और इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण ही जो आपका इंदिरा गांधी सरकार थी उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाया था। तो आप समझते हैं हम लोग तीनों पॉइंट को, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। तो वार का सिचुएशन कब आएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं वार, जब कोई भी दो देश खुद से डिक्लेयर कर दे कि भाई हम लोग तुम्हारे खिलाफ वार करने वाले हैं, एक डिक्लेरेशन हो जाए दोनों तरफ से, तो वो कौन सा सिचुएशन होगा, वार का सिचुएशन होगा। एक्सटर्नल एग्रेशन कब होगा, जो चाइना ने किया था भाई, चाइना ने क्या किया था कि नहीं आपको बिना कुछ बताए हम लोग वार कर देंगे, आप में भिड़ जाएंगे, तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन। फिर उसके बाद आर्म रिबेलियन, इसके बारे में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेके था, इस चीज़ से ये रिलेटेड था, बाद में ये अमेंडमेंट के बाद चेंज हुआ था। तो फिर आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट, प्रेसिडेंट अगर इन ग्राउंड पे वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन हो जाए और उसको लगे कि नहीं इंडिया का जो सिक्योरिटी है वो खतरे में है, तो ही कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, वो इमरजेंसी लगा सकता है इंडिया में। मगर उसको इमरजेंसी लगाने के लिए, प्रेसिडेंट साहब को इमरजेंसी लगाने के लिए जो हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट के रिटन एडवाइस में ही जो इमरजेंसी है वो लगाया जा सकता है। और कैबिनेट का जो हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि ले देखिए आपका प्राइम मिनिस्टर जब प्रेसिडेंट को रिटर्न एडवाइस देगा कि नहीं सर इमरजेंसी का टाइम आ गया, आप इमरजेंसी लगा दो, देश खतरे में, देश का सिक्योरिटी खतरे में है, तो भाई इमरजेंसी आपका लग जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है ना, इमरजेंसी लगाने के लिए क्या होता है कि एवरी रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट अप्रूविंग इट्स प्रोक्लेमेशन और इट्स कंटिन्यूएंस मस्ट बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। एक स्पेशल मेजोरिटी के से ही आपका पार्लियामेंट में इसको अप्रूव कराना पड़ता है। और इसमें एक चीज़ और हो जाती है, जब भी आपका इमरजेंसी लगता है तो पहले तो ये कंडीशन नहीं था, पहले होता क्या था ना कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट आपसे ले लिए जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, जो आर्टिकल 20 और 21 इसको नहीं लिया जाता है, और बाकी जब भी इमरजेंसी लगता है तब जितने फंडामेंटल राइट है वो हटा दिए जाते हैं, सिवाय 20 और 21 को छोड़ के। इसमें आपको क्या मिलता है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो आपको फंडामेंटल राइट है वो रहा रहता है। और ये इमरजेंसी इंडिया में कब कब डिक्लेयर हुआ था, 1962 में हुआ था जब चाइना से वार हुआ था। ये किस कारण हुआ था भाई, एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण हुआ था। चाइना ने बिना बताए अपना मैंने इंडिया पे लड़ाई स्टार्ट कर दिया था, तो फिर ये एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ गया था। ये भी काफ़ी लंबा चला था। फिर उसके बाद कब हुआ था दूसरा, पाकिस्तान का वार हुआ था, कब 1971 में पाकिस्तान का वार हुआ था, पाकिस्तान युद्ध किया था, तो उस समय आपका इमरजेंसी लागू डिक्लेयर किया था। और जैसे ये खत्म होने का टाइम था उसी समय इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण क्या कर दिया था, 1975 में आपका एक बार फिर से इमरजेंसी लागू कर दिया था। ये काफ़ी इसमें कई सारे विवाद भी इंदिरा गांधी के जो इंटरनल डिस्टर्बेंस में हुआ गया था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी कारण से, एक रीजन था जिसके कारण से इंदिरा गांधी पे कुछ करप्शन का कुछ क्लेम कर दिया था, जिसके कारण इंदिरा गांधी ने शायद, पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता मगर शायद इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट को बोल के तुरंत इमरजेंसी लगा दिया गया था। ओके, तो ये उस समय हुआ था। इसका एक अलग से टॉपिक हम लोग ले लेंगे और उसके बारे में अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। फिर नेक्स्ट जो इसका मैक्सिमम पीरियड रहता है वो क्या रहता है भाई, क्या करेगा, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी जो आपका प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, मगर अगर वो पार्लियामेंट में वो कितने मंथ के लिए देगा, वो जब भी करेगा, जब डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया तो इमरजेंसी लग जाता है भाई, वही समय लग जाता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं किया, ठीक है, अगर पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं कर रहा है तो फिर वो हट जाता है, 1 महीने के लिए रहता है, उसके बाद हट जाता है। और इट कैन बी कंटिन्यूड इनडेफिनेटली विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ, और हर 6 मंथ में पार्लियामेंट से आपको अप्रूवल भी लेना पड़ता है इसको एक्सटेंड करने के लिए। और इसके लिए आपको लोकसभा से रिजोल्यूशन पास करता है, इसका रिवोकेशन के लिए आपको लोकसभा से रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है जिससे इसका रिवोकेशन हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 356 की। आर्टिकल 356 क्या करता है, स्टेट इमरजेंसी। ओके, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, और स्टेट इमरजेंसी टॉक्स अबाउट द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल machinery in state, also known as the president rule, if the president on governor report or otherwise is satisfied that situation has arisen that the government cannot be carried in accordance with the constitutional provisions, then
ही मे इशू स्टेट इमरजेंसी। तो भाई ये स्टेट इमरजेंसी भी कौन लगाता है? अपना प्रेसिडेंट लगाता है। कब लगाता है? जब उसको लगता है कि जब गवर्नर उसको रिपोर्ट करता है और कहता है कि भाई जो हमारे स्टेट में जो भी काम चल रहा है, जो भी गवर्नेंस चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, तो क्या करता है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा गवर्नर साहब। और इस रिपोर्ट को देखते हुए जब प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं भाई अब यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, आपका इमरजेंसी लगना चाहिए स्टेट इमरजेंसी, तो वो प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगा देता है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ है जब प्रेसिडेंट को बिना बताए, मतलब गवर्नर ने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं किया है, फिर भी प्रेसिडेंट ने आपका इमरजेंसी लगा दिया है, स्टेट इमरजेंसी। और इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए बाद में अमेंडमेंट आए, बहुत सारे अमेंडमेंट आए ताकि ये जो इमरजेंसी लगाने का जो काम था, जो सिलसिला था ना, वो ख़त्म किया जाए। जो भी इसका मिसयूज होता था इसको ख़त्म किया जाए, और बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, उनको हम लोग अलग से देखेंगे। द प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द इंटायर वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड गवर्नर एडमिनिस्टर्स द स्टेट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो क्या होता है ना, स्टेट इमरजेंसी लगता है तो भाई हो क्या जाता है, जो प्रेसिडेंट रहता है वो गवर्नर का जो भी स्टेट का सारा वर्क अपने हाथ में ले लेता है। स्टेट के लिए जितने भी लॉज रहते हैं, जितने भी कानून रहते हैं, वो कौन बनाने लग जाता है? प्रेसिडेंट बनाने लग जाता है। प्रेसिडेंट सेंटर बनाने लग जाता है, सेंटर के पास पावर चल जाता है। एवरी रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट अप्रूविंग इट्स प्रोक्लेमेशन और इट्स कंटिन्यूस कैन बी पास्ड ओनली बाय सिंपल मेजोरिटी। और ये जो है इसको इमरजेंसी लगाने के लिए, स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए पार्लियामेंट से आपको सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही बात करें इन इंडिया एक्सेप्ट टू स्टेट, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। भाई ये जो अपना दो स्टेट है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज तक कभी भी स्टेट इमरजेंसी नहीं लगा। और प्रेसिडेंट वेंकटरमन जो 1991 में थे, उन्होंने तमिलनाडु में आपका स्टेट इमरजेंसी लगाया था विदाउट, जब गवर्नर ने उसको रिपोर्ट नहीं किया था, फिर भी अपने से जब इनको लगा कि भाई लगाना चाहिए तो लगा दिया इन्होंने आपका स्टेट इमरजेंसी। इट इज़ इम्पोज्ड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और जो आपका ये स्टेट इमरजेंसी है वो आपका 6 मंथ के लिए लगाया जा सकता है। एंड अगर आप चाहे, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इसको मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 साल के लिए भी लगा सकते हैं। पार्लियामेंट में क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको हर एक 6 मंथ में आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। और अगर आप 3 साल से भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। शायद इसमें पंजाब में एक बार ऐसा हो चुका है जिसमें 3 साल से भी ज़्यादा आपका स्टेट इमरजेंसी लगाया है, और इट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन हिज ऑन डिस्क्रिशन। तो मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे इसको वापस ले सकता है, प्रेसिडेंट के ऊपर सब कुछ ये डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 360 क्या बोलता है? फाइनेंशियल आपका इमरजेंसी हो जाता है ना आर्टिकल 360 में। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or of any part of the territory thereof is threatened, he may be proclaimed financial emergency। भाई कभी भी प्रेसिडेंट साहब को ये लग गया कि नहीं भाई जो अपना इंडिया है या फिर उसका जो भी टेरिटरी है उसके अंदर जो आपका क्रेडिट है उसका स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जा रहा है, जो आपका मुद्रा में जो आपका क्रेडिट है उसकी स्टेबिलिटी आपका डिस्टर्ब हो जा रही है, वो बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो वो प्रेसिडेंट साहब क्या लगा सकते हैं? आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, मगर ये फ्यूचर के लिए रखा गया है कि भाई अगर कभी ऐसा हो जाए तो लगाने के काम में आ जाएगा। और ये काफ़ी हम लोग बताया था, मैंने आपको क्लोज आ गए थे इस सिचुएशन के कारण, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था 1991 में, जब देश की आर्थिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। उस समय ये कंडीशन आया था कि फाइनेंशियल आपका स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गया था क्रेडिट का, और उस समय ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता था। उसके हम लोग काफ़ी क्लोज थे। और जो आपका प्रेसिडेंट साहब है उसको रिड्यूस कर सकते हैं इस समय, गवर्नमेंट ऑफिस है उसके सैलरीज के, यहाँ तक कि जो आपका जज का जो एक अलग बॉडी रखा गया है, जज को इन सब से अलग रखा गया है आपका लेजिस्लेटिव से और एग्जीक्यूटिव से, उनका भी सैलरी प्रेसिडेंट साहब कम कर सकते हैं, जो कि और किसी टाइम पे नहीं होता है, मगर फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये हो सकता है। उनका भी जो सैलरी है, अलोवेंस है, उसको घटाया जा सकता है। द पार्लियामेंट हैज़ टू अप्रूव फाइनेंशियल इमरजेंसी विद इन 2 मंथ्स। जो पार्लियामेंट को आपको 2 मंथ के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूव कराना पड़ता है। सच इमरजेंसी रिमेन्स अनफोर्स टिल इट इज़ रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। और ये तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक प्रेसिडेंट साहब ना चाहे, जब प्रेसिडेंट चाहे तो ये इमरजेंसी हट जाता है। तो दोस्तों आई होप सो आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे इससे, तो उसमें हम लोग हर एक आपका इमरजेंसी हो उसको
डिटेल में देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े सारे अमेंडमेंट को देखेंगे और उन सारे इमरजेंसी के पीछे जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो गाइस यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।